हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट वीडियो में हम लोग जीएसटी की फ़ीचर्स को डिस्कस कर रहे थे, जहां पर हम 15 फ़ीचर्स का डिस्कशन कर चुके थे। आज हम रेस्ट 15 फ़ीचर्स को डिस्कस करेंगे ताकि हम और अच्छे से जान सकें जीएसटी है क्या है। उस दिन हमने क्या किया था, लास्ट जो फ़ीचर्स थी वहां पर हम बात कर रहे थे कि जीएसटी का क्रेडिट मिल जाता है। यानी आप जो क्या करोगे, एक आपने जीएसटी पे किया होगा इनपुट पे, एक जीएसटी आप पे करोगे आउटपुट पे यानी सेल पे। तो जो आप आउटपुट पे सेल करते टाइम रिसीव करोगे वो आपको पूरा गवर्नमेंट को नहीं देना पड़ता, बल्कि आपको क्या है, जो इनपुट पे आपने जीएसटी दिया होता है उसकी डिडक्शन मिलके सिर्फ जो रेस्ट बच जाता है वही आपको देना पड़ता है गवर्नमेंट को। यानी आपने जो पहले पे किया हुआ था उसका आपको क्रेडिट मिल जाता है। बट देखो, एक चीज़ होती है कि अगर मान लो आपने जो वो जीएसटी है क्या किया है, आपने परचेज़ मान लो की है सेम स्टेट से, तो सेम स्टेट में आपने परचेज़ की है तो आपने जो पे किया होगा सामने वाले को वो आपने क्या किया होगा, आपने पे किया होगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। जबकि अगर आप सेल करते हो इंटर स्टेट तो वहाँ पर आप रिसीव क्या करोगे, आईजीएसटी। ठीक है, तो अब बात आती है कि आप कैसे यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हो, कैसे आप जो अलग अलग टैक्स है उनको आप आपस में टैक्स की तरह क्रेडिट, आप उनका टैक्स क्रेडिट ले भी सकते हो या नहीं। तो हमारे 16 फीचर यही है कि सीक्वेंस क्या होगा एंड रेस्ट्रिक्शंस क्या होंगी यूटिलाइज करने के लिए, क्या ये टैक्स का क्रेडिट, यानी कितना टैक्स क्रेडिट आप किस तरीके से यूटिलाइज़ कर पाओगे। देखो, टैक्स क्रेडिट को यूटिलाइज़ करने की कोई फिक्स लिमिट नहीं होती। अगर आपको टैक्स का क्रेडिट मिल गया है तो आप किसी भी टाइम तक उसका क्रेडिट ले सकते हो। बट ऐसे नहीं है कि आप किसी भी टैक्स का किसी भी टैक्स के अगेंस्ट ले सकते हो, आपको रूल्स के अकॉर्डिंग ही लेना पड़ेगा। अगर आप का मान लो इस टाइम नहीं ले पा रहे हो तो फ्यूचर में आप उसको कभी यूज़ कर सकते हो उस टैक्स क्रेडिट को। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपके पास जो टैक्स क्रेडिट पड़ा है, जो आपका एक्स्ट्रा पड़ा है पे किया हुआ, वो है आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी। अगर आपने पहले से एक्स्ट्रा पे किया हुआ है तो उस टाइम आपको किस किस में डिडक्शन ले सकते हो। देखो, आप यूटिलाइज़ कर सकते हो इसको किसी भी चीज़ के लिए, चाहे आप आईजीएसटी के लिए भी कर सकते हो, सीजीएसटी के लिए भी कर सकते हो, एसजीएसटी के लिए भी कर सकते हो और यूटीजीएसटी। यही चार थे जीएसटी। चारों ही जीएसटी के लिए अगर आपके पास इंटीग्रेटेड जीएसटी का क्रेडिट पड़ा है तो आप चारों के लिए ही यूटिलाइज़ कर सकते हो। बट प्रेफरेंस क्या होगा कि सबसे पहले आप उसको यूटिलाइज़ करोगे अगर आपको कोई आईजीएसटी से रिलेटेड आपने सेल की है तो वहाँ पर यूज़ करोगे। उसके बाद उस क्रेडिट को आप यूज़ करोगे सीजीएसटी के पर्पज़ से। फिर कुछ बचता है तो आप एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी किसी भी के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यानी जो आपके पास टैक्स क्रेडिट बचा हुआ है, आपने जो पहले टैक्स पे किया हुआ है, सामने वाले टैक्स को पे करते हुए आपको उसकी डिडक्शन सबसे पहले, अगर आपने सेल की है आईजीएसटी यानी आप सेल कर रहे हो इंटर स्टेट, सबसे पहले वहाँ पे यूज़ करोगे। अगर आप इंट्रा स्टेट सेल कर रहे हो तो आप क्या करोगे, सीजीएसटी के पोर्शन के लिए यूज़ करोगे पहले। फिर भी अगर आपके पास टैक्स का कुछ क्रेडिट बचता है तो आप एसजीएसटी या यूटीजीएसटी किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हो। दूसरा हमारे पास क्रेडिट हो सकता है सीजीएसटी का। सीजीएसटी का अगर आपके पास कोई क्रेडिट पड़ा है, यानी सेंट्रल जीएसटी का कोई क्रेडिट पड़ा है, तो या तो आप उसको यूज़ कर सकते हो सीजीएसटी में। देखो, सीजीएसटी का टैक्स क्रेडिट है तो सीजीएसटी में तो कर ही सकते हो, और क्योंकि ये सेंट्रल का है और आईजीएसटी भी सेंट्रल को गवर्नमेंट को ही जाता है तो आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। बट जो बाकी हैं यानी एसजीएसटी और यूटीजीएसटी है, उसके लिए आप सीजीएसटी का यूज़ नहीं कर सकते। सबसे पहले जो आप यूज़ करोगे वो सीजीएसटी का टैक्स क्रेडिट है तो सीजीएसटी के लिए करोगे, और फिर भी कुछ बचता है तो आप आईजीएसटी के लिए कर सकते हो। बट अगर उससे एक्स्ट्रा आपके पास बचता है तो आप उसको फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड करोगे, फ्यूचर में यूज़ करोगे, आप इन दोनों के लिए उसको यूज़ नहीं कर सकते। थर्ड है, अगर आपके पास टैक्स क्रेडिट पड़ा है एसजीएसटी का। एसजीएसटी का टैक्स क्रेडिट आप यूज़ कर सकते हो एसजीएसटी में एंड आईजीएसटी में। इंटीग्रेटेड जीएसटी में भी स्टेट का पोर्शन होता है तो आप क्या करोगे, स्टेट का टैक्स क्रेडिट है या तो आप स्टेट के लिए ही यूज़ करोगे या तो फिर आईजीएसटी के लिए यूज़ करोगे। प्रेफरेंस वही होगी, सबसे पहले एसजीएसटी है तो एसजीएसटी के लिए और फिर आईजीएसटी के लिए। लास्ट है हमारा यूटीजीएसटी
UTGST का टैक्स क्रेडिट अगर आपके पास है तो उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो UTGST के लिए ही, और या फिर IGST के लिए। प्रेफरेंस आपकी होगी UTGST की, और फिर कुछ बचता है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो फॉर IGST। तो ये थे कि आपके पास अगर टैक्स का क्रेडिट बचा हुआ है तो आप उनको किस किस के लिए यूज़ कर सकते हो और क्या सीक्वेंस होगा। कभी भी CGST यूज़ नहीं होगा SGST या UTGST के लिए, और ऐसे ही आप SGST को भी यूज़ नहीं कर सकते हो। किसके लिए? यूनियन टेरिटरी GST के लिए भी नहीं कर सकते हो, और ना ही आप सेंट्रल GST के लिए कर सकते हो। UTGST में भी आपके पास यही सेम रेस्ट्रिक्शन रहेगी कि आप इसका यूज़ या तो IGST के लिए करो या तो UTGST के लिए। बाकी जो हमारे सेंट्रल लेवल का GST है या स्टेट लेवल का GST है उसके लिए आप UTGST और IGST का यूज़ नहीं करते। मीन्स SGST और CGST के लिए यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रजिस्ट्रेशन अंडर GST, यानी किन किन को GST के अंदर रजिस्टर करवाना पड़ेगा। देखो, एक ओवरव्यू के तौर पे जब हमने बात की थी थ्रेशहोल्ड लिमिट की, तो हम बात कर चुके थे कि कोई भी पर्सन जो थ्रेशहोल्ड लिमिट को क्रॉस कर रहा है, यानी गुड्स के केस में 40 लाख और स्पेसिफाइड स्टेट से अगर बिलोंग करता है तो 20 लाख थी। और जब हमने बात की थी सर्विसेज की तो वहाँ पे हमने बात की थी नॉर्मल स्टेट के लिए 20 लाख, और अगर स्पेसिफाइड स्टेट से बिलोंग करता है तो 10 लाख की। अगर उस लिमिट को कोई क्रॉस कर जाता है तो उसे GST के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमने बात की थी अगर कोई पर्सन ऑनलाइन बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहा है तो चाहे उसकी सेल 1 रुपये की क्यों ना हो, उसे क्या करना पड़ेगा? GST के अंदर रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो कौन कौन से पर्सन लायबल हुए GST के लिए? देखो, सबसे पहला तो यही हो गया कि अगर हम नॉर्मली बात करें, नॉर्मल सप्लायर की बात करें कि जो नॉर्मल सप्लाई में इन्वॉल्व है, चाहे वो गुड्स की हो चाहे वो सर्विसेज की हो, तो उसके लिए तो जो GST का रजिस्ट्रेशन है वो कब होगा? जब वो क्रॉस करता है स्पेसिफाइड लिमिट को, यानी जो लिमिट स्पेसिफाई है अगर वो उसको क्रॉस करता है तो उसे क्या करवाना पड़ेगा? अपने आप को GST में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। बट इसके अलग भी कुछ पर्सन्स हैं जिनको क्या करना पड़ता है? अपने आप को GST के अंदर रजिस्टर करवाना पड़ता है। वो कौन? सबसे पहला है पर्सन माइग्रेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग लॉ, यानी कि अगर कोई पर्सन ऐसा है जो पिछले लॉ से, यानी जो पहले हमारा इनडायरेक्ट टैक्स का सिस्टम था, अगर उसने अपने आप को वहाँ पर रजिस्टर करवाया हुआ था, यानी वो वहाँ पर टैक्स को पे कर रहा था, तो चाहे यहाँ पर उसकी थ्रेशहोल्ड लिमिट क्रॉस हो रही हो या ना हो रही हो, उसे हमारे एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स लॉ यानी जो हमारा GST है उसके अंदर अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ठीक है। इसके साथ साथ ट्रांसफरी। कौन सा ट्रांसफरी? यानी अगर मान लो आप क्या कर रहा है, कोई बिजनेसमैन है, उसके पास कोई बिजनेस जो वो चला रहा है वो उसको बेच देता है। अगर वो अपने बिजनेस को बेच देता है, मान लो ए का बिजनेस है और वो अपना बिजनेस B को बेच रहा है, ठीक है, तो ऐसे में अगर A GST को पे कर रहा था तो B को भी GST का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। यानी अगर अब कोई बिजनेस ट्रांसफ़र हो रहा है, जो बेचने वाला होता है उसे हम ट्रांसफरर बोलते हैं और जो ख़रीदने वाला होता है वो हमारा ट्रांसफरी होता है। तो अगर कोई भी बिज़नेस सेल हो रहा है तो ऐसे में ट्रांसफरी को भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, अगर क्या है आपके ट्रांसफरर ने GST में रजिस्ट्रेशन था। दूसरा केस भी हमारा ट्रांसफरी का ही है। दूसरा केस हमारा क्या कहता है? वो कहता है कि अगर क्या हो जाता है, बिज़नेस का अमलगमेशन हो जाता है या बिज़नेस का डीमर्जर हो जाता है, तो ऐसे में भी जिसके जो अगर A और B बिज़नेस मिलके C बिज़नेस को बनाते हैं, यानी A बिज़नेस और B बिज़नेस मर्ज हो जाते हैं और C को बनाते हैं, तो ऐसे में C बिज़नेस क्या हो गया? ट्रांसफरी हो गया और ये दोनों ट्रांसफरर हो गए। तो ऐसे में जो हमारा न्यू बिज़नेस सेटअप हुआ है उसको भी क्या करना पड़ेगा? GST में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसके साथ साथ और भी कोई भी ऐसा पर्सन जिसको हमारा लॉ स्पेसिफाइड करता है कि उसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, अगर लॉ के अकॉर्डिंग कंपलसरी हो जाता है तो उसे क्या करना पड़ेगा? GST के अंदर अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है फाइलिंग ऑफ रिटर्न।
देखो जो रिटर्न तो फाइल जो जीएसटी का अंदर जिसका रजिस्ट्रेशन है वो रिटर्न तो फाइल करेगा ही, यानी एक ब्योरा जो है, एक जो जो उसने परचेज़ की हैं, जो जो सेल की हैं, उनको बताए तो गा ही गवर्नमेंट को, तभी तो गवर्नमेंट पता लगा पाएगी किसने जो टैक्स पे किया है वो किसके ऊपर किया है, कितना बनता था, सही कैलकुलेशन हुई है नहीं हुई है। तो कौन सी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है वो हम बात करेंगे इस पॉइंट के अंदर। देखो मेनली 10 रिटर्न्स होती हैं। पहली है GSTR 1। देखो ये सिर्फ फॉर्म के नाम हैं कि कौन कौन सी रिटर्न कब भरनी पड़ती है। GSTR 1 जब भरनी पड़ती है जब आपको क्या करना हो, मंथली सप्लाई, यानी आप क्या बता रहे हो हर मंथ कितनी सेल हुई है, इस बात को दिखाने के लिए हमने सुना है ना जीएसटी रिटर्न आपको हर मंथ भी भरनी पड़ती है और क्वार्टरली भी भरनी पड़ती है, कंबाइन भरी जाती है, तो अलग अलग होती है। तो GSTR 1 जो है वो हमारे रिलेटेड है मंथली स्टेटमेंट से। GSTR 2 है वो क्या है, जो हमने परचेज़ किया है, जो हमारे पास इनवर्ड सप्लाई आई है उनकी सारे डिस्क्रिप्शन को बताती है। GSTR 3 जो है वो बताती है जो नॉर्मल टैक्स पेयर है उसकी मंथली रिटर्न को एक्सप्लेन करती है। आपकी जो GSTR 4 है वो क्या बताएगी, वो टैक्स पेयर जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम, हमने बात की थी ना कि अगर कोई स्मॉल टैक्स पेयर है वो अपने आप को कंपोजिशन टैक्स स्कीम के अंदर रजिस्टर करवा सकता है, तो ऐसे में अगर कोई भी कंपोजिशन टैक्स पेयर है तो उसकी क्वार्टरली रिटर्न यानी जो 3 महीने के बाद रिटर्न जाती है वो जाएगी GSTR 4 में। जो आपकी मंथली रिटर्न है किसी नॉन रेसिडेंट्स को, अगर नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर है आपका, नॉन रेसिडेंट पर्सन है, उसको अगर अपनी GSTR रिटर्न भरनी है मंथली तो वो भरेगा GSTR 5 में। ISD की जो रिटर्न जाएगी मंथली, ISD क्या, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। देखो अभी सिर्फ नाम समझो, डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे, जब इनकी बात आएगी हम तब डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि ये रिटर्न है, जब जैसे जैसे आप इनके बारे में पढ़ते जाओगे अपने आप याद होते जाएंगे। जो आपकी GSTR 7 है वो आप भरोगे मंथली रिटर्न TDS, उसमें आप भरते हो TDS की। जो आपके GSTR 8 है, TDS का मतलब है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जो आपकी मंथली स्टेटमेंट TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स की होती है वो भरी जाती है GSTR 8 में। जो एनुअल रिटर्न होती है GST की, यानी जिसमें पूरे साल का रिकॉर्ड होगा, वो आपकी भरी जाती है GSTR 9 में। और फाइनल रिटर्न यानी ऐसी रिटर्न जब कोई बिजनेस मान लो बंद हो रहा है या कुछ भी किसी भी रीज़न से, जो उसकी फाइनल लास्ट रिटर्न होगी तब जो रिटर्न भरी जाती है उसे हम बोलते हैं GSTR 10। इन सब का एक टाइम है कि किस टाइम तक भरनी पड़ती है। वैसे ये डेट्स जो है GSTR डिपार्टमेंट चेंज करता रहता है, जैसे अब हम बोले कोविड-19 की वजह से भी बार बार क्या हो रही हैं, वो रेट ट्रांसफ़र होती जा रही है, तो बट फिर भी एक क्राइटेरिया है कि कौन सी डेट किसके लिए डिसाइड नॉर्मली की गई है। नेक्स्ट है लायबिलिटी टू पे GST, यानी GST को गवर्नमेंट को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है। देखो नॉर्मल केस में तो होती है हमारे सप्लायर की, हमने बात की है, जो भी गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई करेगा वो क्या करेगा, पेमेंट करेगा गवर्नमेंट को टैक्स की। लेकिन कुछ केसेस में दूसरी पार्टीज़ भी हो सकती हैं, कब कब, या तो RCM के अंदर सेल हुई हो, यानी रिसिप्टेंट रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म का मतलब क्या है, जब हम कह रहे, देखो डिटेल में नहीं, सिर्फ इतना समझो कि अगर आपका जो आप चार्ज कर रहे हो सामने वाले को, उसका प्रोसीजर किसी वजह से रिवर्स हो जाता है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म गवर्नमेंट का एक तरीका होता है जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ गुड्स को नोटिफाइड कर देती है कि जो पर्टिकुलर गुड्स हैं ये क्या होंगी, इसमें जो टैक्स देगा वो सप्लायर ऑफ गुड्स नहीं बल्कि जिसने रिसिप्ट की है सप्लाई की वो करेगा। तो अगर कोई ऐसी गुड्स है जो इस मैकेनिज़्म के अंदर आती है तो ऐसे में जो ऐसे केस में जो टैक्स है वो सप्लायर पे ना करके बल्कि जो रिसिप्टेंट है सप्लाई का वो पे करेगा। दूसरा है TDX यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी वो टैक्स जो वहीं पर काट लिया जाता है, जैसे सैलरी होती है एम्प्लॉयज़ को दी जाती है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि अगर एक स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा कोई भी पे करता है या नॉर्मली भी एम्प्लॉय की काटता है कि वो एक पर्टिकुलर परसेंटेज उसकी सैलरी से कट करके ही उसे देता है, यानी टैक्स पहले ही काट लेता है और फिर देता है। यानी जो आपके एम्प्लॉई है उसको तो सैलरी क्या मिली, टैक्स काटने के बाद मिली। जब टैक्स काटने के बाद मिली है तो ऐसे में वो थोड़ी करेगा, जो ऐसे में टैक्स पे करेगा वो कौन करेगा, जिसने टैक्स काटा है वो करेगा। तो TDS के केस में भी जो डिडक्टर है वो करता है। और TCS होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये भी गुड्स सर्विसेज के केस में होता है कि पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज में केसेस होते हैं कि ऐसे में जो टैक्स है वो पहले ही काट लिया जाता है, तो
डिटेल में नहीं जाते हैं अभी, सिर्फ इतनी बात करते हैं कि TCS के केस में भी, TDS के केस में भी और RCM यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में भी, इन सभी केसेस में क्या होता है, टैक्स जो है सप्लायर नहीं करता। ये सारी की सारी स्कीम्स होती हैं कि कैसे कैसे टैक्स कटेगा, तो उन प्रोसीजर्स में क्या होता है, जो डिडक्ट करता है पहले इन केस में डिडक्ट करने वाला, और यहाँ पर क्या है, जो रिसिप्टेंट है सप्लाई का वो पे करता है GST। नेक्स्ट है हमारी पेमेंट ऑफ टैक्स, कि जो टैक्स डिडक्ट कर लिया गया है जिसको भी पे करना है वो उसको पे करेगा कैसे। देखो 2 मोड होते हैं पे करने के, या तो इलेक्ट्रॉनिक मोड से पे किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मोड से पे करने का मतलब क्या है कि आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करो पे करने के लिए, या नेफ्ट का यूज़ करो जिसे हम बोलते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, या आप कार्ड्स का यूज़ करो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। यानी आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक वेव से जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जिनके थ्रू आप पेमेंट करते हो, अगर आप उन चीज़ों का यूज़ करते हो तो वो आएंगे हमारे इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर। दूसरा होता है तरीका ओवर द काउंटर, यानी अगर आप काउंटर पे भी पेमेंट कर सकते हो, बट इसकी एक रेस्ट्रिक्शन है। देखो काउंटर पे करने का मतलब है आप कैश दे के, चेक दे के, चालान दे के, कुछ भी दे के आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। बट इसकी रेस्ट्रिक्शन ये है कि आप ओवर द काउंटर पेमेंट तभी कर सकते हो अगर आपकी टैक्स की पेमेंट लेस देन 10,000 है। उससे ऊपर की पेमेंट के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड का यूज़ ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा TDS। देखो हमारे GST के कंसर्न में, इनकम टैक्स के कंसर्न में TDS की बात आप इनकम टैक्स में करोगे। अगर मैं GST के कंसर्न में बात करूँ तो जो भी हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, हमारी लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, या गवर्नमेंट की एजेंसीज़ होती हैं, या कुछ और पर्सन भी हैं जो स्पेसिफाइड हैं, उनको क्या कहा गया है कि अगर वो क्या करते हैं किसी ट्रांजैक्शन में, यानी कोई भी सप्लाई में इन्वॉल्व होते हैं, तो ऐसे में अगर उस ट्रांजैक्शन की जो अमाउंट है वो 2.5 लाख से एक्सीड कर जाती है, एक्सीडिंग 2.5 लाख है, तो ऐसे में जो आपकी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, लोकल अथॉरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट एजेंसी हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्या करें, टैक्स को पहले ही काट लें। मतलब जो पेमेंट वो सामने वाले को करने वाली हैं उसमें से वो टैक्स को पहले ही काट के उसके बाद पेमेंट करे। तो ऐसे में जो TDS कटता है वो कटता है 1% ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, और जो पैसा काटा गया है उसे हम नाम देते हैं TDS का। वो कैसे काटती हैं, देखो वो क्या होंगी इन केसेस में, वो होंगी रिसिप्टेंट, यानी वो क्या करनी है, परचेज कर रही हैं। तो अगर मान लो कि 2.5 लाख, चलो 3 लाख का सामान था और 30,000 उस पर GST था, ठीक है, तो ऐसे में वो ख़रीद रही हैं तो उन्हें कितना पे करना चाहिए सप्लायर को, 3,30,000 करना चाहिए। बट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जितनी सप्लाई की वैल्यू है उसका 1% टैक्स तो वो पहले ही, क्योंकि गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, वो काट के रख लेंगी, और फिर जो पैसा बचेगा वही वो सप्लायर को देंगी। इतना टैक्स जो है वो अपने पास पहले ही रख लेती हैं, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि हमने पहले बात की कि अगर कोई TDS को काटता है तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसने TDS को कलेक्ट किया है वो गवर्नमेंट को पे करेगा। जो TDS है वो आपका पे करना होता है जिसने काटा है उसको, जिस मंथ में काटा है उसने, उससे नेक्स्ट मंथ की 10th यानी 10 तारीख से पहले उसको पे करना होता है गवर्नमेंट को। अगर जो है वो फेल हो जाता है TDS को टाइमली डिपॉजिट करने में, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है। वो इंटरेस्ट उतना होगा जितना भी प्रोविजंस में स्पेसिफाइड होगा, यानी जितना गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी उतना इंटरेस्ट उसे उस TDS के ऊपर देना पड़ेगा। नेक्स्ट है रिफंड ऑफ टैक्स। देखो अगर कोई भी पर्सन जिसकी जितनी GST की लायबिलिटी बनती है उससे ज़्यादा पे कर देता है, देखो ज़्यादा भी पे हो सकता है, चाहे कह लो कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई हो या उसने क्रेडिट क्लेम ना किया हो, किसी भी वजह से अगर उसने GST ज़्यादा दे दिया है तो वो उसका रिफ़ंड क्लेम कर सकता है। बट एक स्टैंडर्ड टाइम होगा प्री डिसाइडेड कि कितने टाइम तक वो क्लेम कर सकता है, और ऑनलाइन ही प्रोसीजर है इसका। जो प्रोसीजर है, जो फिक्स टाइम है, उसके अंदर ही उसे वो रिफ़ंड क्लेम
करना होगा तो उसको उसका पैसा वापस मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। देखो क्या होगा, अगर कोई भी पर्सन जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में यानी ऑनलाइन बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो ऐसे में वो क्या करेगा, जब सप्लायर से सामान लेगा तो वो क्या करेगा, पहले ही टैक्स को काट के ही उसे पेमेंट करेगा। वो भी कितना, 1% जैसे TDS के केस में था, और वैसे ही सबमिशन की डेट भी क्या रहेगी, 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। डिटेल में हम इनको करेंगे जब इनकी बात आएगी, अभी सिर्फ इतना ही समझो। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ असेसमेंट, यानी जो ड्यूटी होती है टैक्स को असेस करने की, GST को असेस करने की, यानी टोटल जब रिटर्न फाइल करते हैं कि हमने कितना इनपुट लिया, कितना वो किया, वो सारी किसकी होती है, पर्सन की। टैक्स पे जो पर्सन है आपका, रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने अपने आप को GST के अंदर रजिस्टर करवाया है, उसी की खुद की होती है। नेक्स्ट है GST के अंडर कैसे क्लासिफाई किया जाएगा गुड्स और सर्विसेज को, यानी कैसे आप गुड्स और सर्विसेज के बीच में डिस्टिंग्विश करोगे, किस टाइप के, एक टाइप से कोड कौन से दिए उन्हें जाते हैं। देखो गुड्स के लिए जो कोड यूज़ किया जाता है वो होता है HSN, यानी हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। एक टाइप से कोड ही है, सिर्फ इतना फुल फॉर्म इसकी याद रखना। इस कोड का क्या होता है कि अगर किसी भी गुड्स की कीमत, यानी किसी की सप्लायर की जो टोटल टर्नओवर है वो 1.5 लाख से कम है, 1.5 करोड़ से कम है, तो ऐसे में वो कोई भी कोड को यूज़ नहीं करेगा। उसे कोई भी HSN कोड मेंशन करने की अपने इनवॉइसेस में ज़रूरत नहीं है। किस में ज़रूरत नहीं है, अपने इनवॉइसेस में। अगर उसकी सेल जो है 1.5 करोड़ से ज़्यादा है बट 5 करोड़ से कम है, यानी इन बिटवीन 1.5 करोड़ एंड 5 करोड़ है, तो ऐसे में जो वो HSN कोड मेंशन करेगा अपने इनवॉइस में वो 2 डिजिट का होगा। और अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो जो वो मेंशन करेगा वो होगा 4 डिजिट का। सर्विस के केस में जो कोड यूज़ किया जाता है वो किया जाता है सर्विस अकाउंटिंग कोड, SAC। ठीक है। नेक्स्ट है रिकवरी ऑफ एरियर ऑफ टैक्स, कि यानी अगर कोई टैक्स पेयर अपनी जितना उसका टैक्स लायबिलिटी बनती है उससे कम पे करता है, यानी वो अगर क्या करता है, किसी भी तरीके से टैक्स को बचाने की कोशिश करता है, तो ऐसे में आपकी अथॉरिटीज़ के पास राइट है कि वो अरियर का रिसीव, यानी जो भी बकाया है उसे रिसीव कर सकती है। और अगर वो पे नहीं करता है तो वो क्या कर सकती है, उसकी गुड्स वगैरह बेचने की जो अथॉरिटी है उसको उस टाइम तक रोक सकती है जब तक वो क्या नहीं कर देता, पेमेंट नहीं कर देता। तो यानी उसको राइट है रिकवरी करने का। नेक्स्ट है राइट ऑफ इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट। जो हमारी GST अथॉरिटीज़ हैं उनको इतनी पावर दी गई है कि अगर उन्हें लगता है कि कोई भी पर्सन किसी भी तरीके से टैक्स को इवेड करने की यानी बचाने की कोशिश कर रहा है, देखो अगर, तो ऐसे में जो पर्सन बचाने की कोशिश कर रहा है उसको वो चाहे तो उसको इंस्पेक्ट भी कर सकती है, यानी उसकी जगह पर जाके छानबीन भी कर सकती है, उसकी चीज़ों को जितने भी बुक्स वगैरह हैं उनमें सर्च भी कर सकती है, उसके सामान को जब्त भी कर सकती है, और उस पर्सन को जो इवेजन में लगा हुआ है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है, उसे अरेस्ट भी कर सकती है। उसको ये राइट इसलिए दिए गए हैं ताकि जो नॉर्मली पर्सन है जो टैक्स को पे करते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उनके राइट्स को बचाया जा सके। क्योंकि अगर आप पे करने वाले और ना पे करने वालों के में कोई फ़र्क नहीं करोगे तो ऐसे में फिर तो कोई भी पे नहीं करेगा। जो पे करने वाले हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, उनके इंटरेस्ट के साथ उनके साथ क्या होगा, गलत बात होगी। नेक्स्ट है अपील। अपील क्या होती है, आवाज़ उठाना, जैसे हम मैच में भी देखते हैं अपील की गई, तो यानी कि अगर जो हमारा टैक्स ऑफिसर है वो क्या करता है, उसके जो डिसीज़न पास करता है उससे जो हमारा टैक्स पेयर है या जो डिपार्टमेंट है, किसी भी कोई भी क्या है एग्री नहीं है, यानी किसी की भी के बीच में भी क्या है
विवाद है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो ऐसे में हमारे टैक्स पेयर के पास या अथॉरिटीज़ के पास भी राइट है, वो क्या कर सकती हैं, इस अपील कर सकती हैं। जो ये राइट है वो उन्हें दिए गए हैं CGST एक्ट के अंदर। इसमें अपील जो है, सबसे पहले जो अपील की जाएगी वो एपीलेट अथॉरिटी को की जाएगी। जैसे होता है ना, हम लोकल कोर्ट को करते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, फिर हाई कोर्ट को, फिर सुप्रीम कोर्ट को, ऐसे ही यहाँ पर जो सबसे पहले जो अपील की जाती है वो एपीलेट अथॉरिटी को की जाती है। वहाँ के डिसीजन से सेटिस्फाई ना हो तो जो सेकंड अपील है वो एपीलेट ट्रिब्यूनल को की जा सकती है। एपीलेट ट्रिब्यूनल को की जा सकती है। थर्ड हमारी हाई कोर्ट को होगी और फोर्थ हमारी सुप्रीम कोर्ट को होगी। इनकी कंपोजिशन क्या होगी, कौन कौन मेंबर होंगे, ये हम फर्दर बाद में चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रोविज़न फॉर पेनल्टीज। ये क्या कहता है कि जो हमारी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की अथॉरिटीज़ हैं उनको राइट है, उन्हें वो चाहें तो किसी भी पर्सन के ऊपर जो उन्हें लगता है किसी भी तरीके से जिसने लॉ को तोड़ा है या किसी भी टाइप से टैक्स को बचाने की कोशिश की है, उसके ऊपर वो फ़ाइन भी लगा सकती हैं। वो उसको क्या कर सकती हैं, उसकी गुड्स को कस्टडी में भी ले सकती हैं या उसके ऊपर और कोई सज़ा भी उसके ऊपर इम्पोज कर सकती हैं। नेक्स्ट है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, यानी कि मैनेजमेंट किसकी होगी, कंट्रोल किसका होगा। देखो, अगर जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से नीचे की है तो ऐसे में जो 90% कंट्रोल होगा वो तो होगा हमारा स्टेट का, और जो बाकी की 10% की जो पावर होंगी, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वो करेगी हमारी सेंट्रल। और अगर हमारा टर्नओवर 1.5 करोड़ से एक्सीड कर गया तो ऐसे में जो पावर होगी वो 50-50 होगी, यानी 50 पावर होगी हमारे स्टेट के पास एडमिनिस्ट्रेशन की और 50 पावर होगी हमारी सेंट्रल के पास, यानी 50% मैनेजमेंट हमारी स्टेट करेगी और 50% मैनेजमेंट हमारा सेंट्रल लेवल करेगा। तो ये थी हमारी फीचर्स जो हमने डिस्कस की। आई होप आप लोगों को कुछ GST क्लियर होने लगा होगा कि GST एक्चुअल में है क्या है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। डाउट्स हो तो पूछ लेना। थैंक यू।